फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रा स्फीति के बारे में, और उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि मुद्रा स्फीति होती क्या है और उसके कारण क्या है, साथ ही उससे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो लोग वीडियो ना देखे हों उनके लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार। देखिए, मुद्रास्फीति कई प्रकार की होती है, लेकिन हम लोगों ने आज मेजर जो इसके टाइप्स हैं वही लेकर पढ़ने की कोशिश की है। जैसे सरकती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, या फिर भागती हुई मुद्रास्फीति, जिसे या फिर गैलोपिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे डिवाइड किया गया है कि किस मुद्रास्फीति को सरकती हुई बोलेंगे, किस मुद्रास्फीति को चलती हुई, किसे भागती हुई या किसे गैलोपिंग बोलेंगे। देखिए, इसके लिए क्या होता है कि जो स्फीति का रेट होता है, वृद्धि दर होता है, उसके हिसाब से इसे निर्धारित किया जाता है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, कौन सी मुद्रास्फीति का प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है, किसका निगेटिव पड़ता है, और किसे तुरंत नियंत्रित किया जाना चाहिए, नहीं तो पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। ठीक, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जितने भी लोग हैं, पूरा सेशन जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए चैनल से, जिससे कि जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसका लाभ सबको मिल सके। आप सबको पता है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है पूरी की पूरी फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से 35वां या 36वां लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का भी। साथ ही 72 लेक्चर पढ़ चुके हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन इकोनॉमिक्स सॉरी इंडियन जियोग्राफी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ चुके हैं। तो जो लोग नए हो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देखें। मेरा पूरा मोटिव होता है नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता हूं और आप लोगों का नोट्स भी बनवाता हूं। तो चलिए, आप लोग अगर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सबके लिए यह नोट्स आपके कारगर होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे क्या, मुद्रास्फीति के प्रकार में हम लोग पहला जो टाइप्स लिखेंगे वो है सरकती या अल्प मुद्रास्फीति। कौन सी? सरकती या अल्प मुद्रास्फीति। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते क्या है? क्रीपिंग, सरकना। कुछ हार्ड नहीं है। क्रीपिंग या हाइपो इन्फ्लेशन। देखिए, मैं जो चीजें लिखता हूं उसकी इंग्लिश क्यों लिख देता हूं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि यूपीएससी में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इसका इंग्लिश वर्जन होता है वही डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए समझने की कोशिश करेंगे कि सरकती हुई मुद्रास्फीति या अल्प मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जब कीमतें 3% या इससे कम की वार्षिक दर पर बढ़ती हो। जब कीमतें 3% या इससे कम की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़े। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि मुद्रास्फीति कहते हैं किसे, मुद्रास्फीति एक तरह से महंगाई ही है। ठीक, मतलब जब मार्केट में वस्तुएं महंगी होती हैं तो उसे हम लोग मुद्रास्फीति की कंडीशन कहते हैं, इन्फ्लेशन की। ठीक, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि जो सरकती हुई मुद्रास्फीति है हमारी, ये कंडीशन कब बोली जाएगी मार्केट में, जब वस्तुओं का मूल्य जो उनका प्राइस है वह 3% या इससे कम की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ता, मतलब उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही हो,
लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3%, ठीक, तो उसे हम लोग सरकती हुई मुद्रास्फीति बोलेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और डिफिनेशन देके पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक। चलिए बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। यह धीरे धीरे होती है समय के अनुसार, धीरे धीरे समय के अनुसार होती है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसमें बात करेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यह वृद्धि दर को लाभ होता है। यह जो सरकती हुई मुद्रास्फीति या अल्प मुद्रास्फीति है, इससे किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, उसी के हिसाब से इनकम भी लोगों की बढ़ती है, तो इससे प्रॉफिट होता है। न महंगाई ज्यादा बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, तो डिमांड भी बढ़ेगी और आपूर्ति भी बढ़ेगी, ठीक। तो यही हम लोग लिखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को लाभ होता है। या डायरेक्ट लिख लेंगे कि इससे किसी भी, अर्थात किसी भी देश की जिसमें यह कंडीशन हो, इससे किसी भी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है कि मंदी किसे कहेंगे, तो मंदी के लिए बताया गया है कि 2% से कम स्फीति मंदी का कारण बनती है। क्या? 2% से कम स्फीति, 2% से कम स्फीति मंदी का कारण बनती है, ये याद रखेंगे, मंदी का कारण बनती है। मतलब देखिए यहां हम लोगों ने क्या लिखा कि सरकती हुई मुद्रास्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन उसे बोलते हैं जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा 3% की वृद्धि हो। मतलब कीमत में 3% की अगर वृद्धि हो रही है ज्यादा से ज्यादा, तो वह सरकती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। और फिर हम लोगों ने देखा कि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होती है। लेकिन अगर 3% की वृद्धि दर से वृद्धि हो रही है कीमत में, लेकिन वही वृद्धि दर अगर 2% की हो जाए, मतलब इसे बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि 2% से ज्यादा और 3% से कम, तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होता है और इससे डिमांड और सप्लाई बढ़ती है। साथ ही अगर यही जो बढ़ रही है हमारी कीमत 2% के कम की दर से बढ़े, तो यह मंदी का कारण बन सकती है और जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं होती है, ठीक। उम्मीद करता हूं कि पहली जो इसका टाइप है पहला आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे की, यहीं पर देख लेंगे दूसरा टाइप इसका कौन सा है, चलती मुद्रास्फीति, वॉल्किंग, चलती मुद्रास्फीति, अर्थात इसे हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वॉल्किंग इन्फ्लेशन। वॉल्किंग इन्फ्लेशन, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहां हम लोगों ने देखा कि जब कीमतें 3%, ये ज्यादा याद रखेंगे आप लोग, 3% यहां पर याद रखेंगे। अब इसमें कितने परसेंट होने वाला है, तो 3% से 10%। यहीं से क्वेश्चन बनता है हमेशा, जब कीमत 3% की दर से बढ़े, जब कीमत 3% से कहां तक, 10% की दर से बढ़े। अब देखिए हम लोगों ने यहां देखा था कि जब कीमत 3% से बढ़ रही है, 3% से बढ़ रही है, तो यह क्या होगा, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगा। लेकिन जब यहां दिखाया गया कि 3% से 10% तक बढ़े, कुछ कहा नहीं जा रहा है कि केवल 3% बढ़े या केवल 10%, यह कहा जा रहा है कि 3% से लेकर जहां तक अर्थव्यवस्था सही मानी जाती थी, ऐसे दिमाग लगाएंगे चीजें याद होंगी कि हम लोगों ने देखा कि 3% तक अगर बढ़ रही है तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन अगली जो हमारी चलती हुई मुद्रास्फीति है, इसमें कहा जा रहा है कि 3% से, मतलब कि पहले से ही 3% है,
और 3% से 10% तक की वृद्धि अगर हो रही है तो इससे क्या होगा, यह सरकार को चेतावनी है एक तरह से, ठीक। यह क्या है, सरकार को चेतावनी। अभी बताऊंगा कैसे। सरकार को चेतावनी, और यह हानिकारक होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। मतलब कि वैसे भी हम लोगों ने देखा कि अगर 3% तक की वृद्धि होगी, जो किसमें होती है, हमारे सरकती हुई मुद्रा स्थिति में, वह लाभप्रद होती है। लेकिन इसमें पहले से ही बात किया जा रहा है, देखिए पॉइंट पर ध्यान दिया करिए, 3% से 10% दर से वृद्धि अगर हो रही है तो मतलब कि जायज सी बात है कि वहां तक लाभप्रद है, उसके बाद हानिकारक हो जाएगी, तो यह हानिकारक है। यह मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सरकार को चेतावनी है। मतलब अगर किसी भी अर्थव्यवस्था की जो प्राइस लेवल है वह 3% से 10% के करीब बढ़ रहा है तो सरकार को चेतावनी है एक तरह से कि आप इस पर कंट्रोल करें, नहीं तो अब भागती हुई मुद्रास्फीति या गैलोपिंग मुद्रास्फीति आने वाली है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, ठीक। तो ये नियंत्रण करने के लिए यहाँ चेतावनी दे दी जाती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये 2 टाइप्स इसके आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे टाइप के बारे में। तीसरा टाइप कौन सा है, देखिए सॉरी, सरकती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, उसके बाद क्या होगा, भागती हुई होगा ना। आप क्या करते हो, आप पहले चलते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, पहले आप धीरे धीरे चलते हो। कहीं भी जाना है आपको तो आप पहले धीरे धीरे चलोगे ना, फिर उसके बाद आप अपनी गति को बढ़ाओगे, मतलब चलने लगोगे आप तेज तेज से। उस पर भी अगर आपको सही नहीं लगा तो आप क्या करोगे, भागने लगोगे। भागने का मतलब है दौड़ना, अर्थात रनिंग। तो इसी तरह से अर्थव्यवस्था में भी होता है, पहली सरकती, दूसरी चलती, तीसरी भागती मुद्रास्फीति। कौन सी, भागती मुद्रास्फीति, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन। देखिए इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स सारा का सारा जो पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे सब आपके लाइफ से रिलेटेड है और इंटरेस्टिंग है। अब इसे बताइए, अगर टाइप्स हम लोगों को जानना है तो पहला टाइप्स क्या है इसका, सरकती हुई, इंसान धीरे धीरे चल रहा है, आगे चल रहा है, वॉकिंग, चलती हुई, तीसरे पर आया भागती हुई, स्टेज बाय स्टेज बढ़ रहा है। और इसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भागती हुई मुद्रास्फीति क्या कहलाती है, याद रखेंगे, सरकती हुई मुद्रास्फीति 3% की वृद्धि दर, भागती हुई मुद्रास्फीति 3% से 10% की वृद्धि दर। अब इसमें देखेंगे कि कितना है, तो वह है 10 से 20%। क्या, जब कीमत 10 से 20% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़े, समझ रहे हैं, मतलब जब कीमत 10% से अथवा 20% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़े तो उसे हम लोग भागती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसका आशय यह है कि देखिए 10% तक क्या था, 3% तक था, लाभप्रद है, 10% तक हानिप्रद हो गया था, लेकिन अब ये तो उससे भी आगे निकल रही है। तो इसका इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी उसको अत्यधिक हानि होगी इससे, ठीक। लिखेंगे हम लोग, अत्यंत हानिकारक। क्या है, अत्यंत हानिकारक। यह अर्थव्यवस्था के लिए, यह अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, अत्यंत हानिकारक होगा। अगर यह कंडीशन क्रिएट होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी कंट्री के, तो वह उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्या होगा, अत्यंत हानिकारक होगा, बहुत ज्यादा हानि होगी इससे। क्यों, क्योंकि देखिए जब मुद्रास्फीति आती है, महंगाई बढ़ जाती है, पूरी तरह से महंगाई बढ़ने का आशय ही है कि डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। तो ये सारी चीजें फैक्टर आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि मैं सारे चैप्टर आप लोगों को
पढ़ा चुका हूं। डिमांड और सप्लाई क्या होती है, मांग क्या है, मांग का रूल क्या है, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत अब नहीं है। चलिए तीसरा पॉइंट इसका देखेंगे। इसमें क्या करना चाहिए कि नियंत्रण के लिए अविलंब प्रयास करना चाहिए। नियंत्रण के लिए अविलंब प्रयास, ठीक है। नियंत्रण के लिए अविलंब प्रयास करना चाहिए। साथ ही मौद्रिक अथवा राजकोषीय जो प्रयास होगा वह कौन सा होगा, मौद्रिक, मॉनेटरी या राजकोषीय। मतलब इन सब में आप बदलाव करो या कुछ भी करो, बट इसे हटाओ, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक, चलिए बात करेंगे चौथे प्रकार के बारे में। भागते हुए हम लोगों ने देखा, उसके बाद हमने क्या कहा था, गैलोपिंग या अति मुद्रास्फीति। गैलोपिंग या अति मुद्रास्फीति, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक, चलिए इसे समझते हैं कि यह क्या है। अब यहां तक हम लोगों ने देखा 10 से 20% अगर वृद्धि हो रही है तो भागती हुई मुद्रास्फीति है। मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि ये फैक्टर सिर्फ आप लोग याद रखिए हर इसके प्रकार का। पहले में 3%, दूसरे में 3 से 10%, तीसरे में 10 से 20%। अब बात आती है गैलोपिंग की, तो इसमें क्या है, तो गैलोपिंग वाले में हम लोग लिखेंगे 20 से 100%। कितना, 20 से 100% की वार्षिक वृद्धि दर। ठीक, साथ ही या इससे अधिक, या इससे अधिक। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारी कंडीशन थी भागती हुई मुद्रास्फीति 10 से 20% की, यह अत्यंत हानिकारक है। लेकिन अब यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि 20 से 100% की वार्षिक वृद्धि दर हो रही है कीमत में, तो अब इसकी कंडीशन क्या होगी। तो जायज सी बात है कि अगर महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो मुद्रा की वैल्यू हमारे घटेगी, जो करेंसी की वैल्यू होगी वह घट जाएगी। तो यही कंडीशन यहां क्रिएट होगी और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे इसके, वह क्या है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी। क्या आएगी, अभी मैंने आप लोगों से बात की कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी। समझ रहे हैं, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो गैलोपिंग अति मुद्रास्फीति होती है, इसमें जो कीमत की वृद्धि है वह वृद्धि दर कितनी हो जाती है, 20 से 100%। इसका आशय ही है कि लोगों के पास करेंसी की मात्रा बहुत बढ़ेगी। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि जब मार्केट में मुद्रा की जो तरलता है, मुद्रा की जो तरलता है अगर वह ज्यादा है, ऐसे समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, इसके पास 100 रुपए है, तो मार्केट में कुछ चीजें लेने जा रहा है, वह मिल रही है 20 रुपए की। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि इस व्यक्ति के पास आ जाता है 200 रुपए, लेकिन इसके कीमत में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा, यह जो देखिए, जब हम लोगों ने रूल में पढ़ा था कि जब मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू घटेगी। वैल्यू घटने का मतलब यह है कि वस्तुओं की जो प्राइस होगी वह बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्यादा मात्रा में करेंसी होगी तो उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर डिमांड ज्यादा होगी और प्रोडक्शन कम है, जिसे हम लोग आपूर्ति या सप्लाई बोलते हैं, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हमारा महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि मुद्रा की वैल्यू घटती कैसे है। मुद्रा की वैल्यू तभी घटेगी जब करेंसी की जो छपाई होगी वह ज्यादा हो जाएगी। अभी हम लोग समझेंगे, जैसे कि कहां कहां पर हुआ था। एक था हमारा ये क्या बोलते हैं इसको,
दो कंट्रियां ऐसी थी हमारी, एक थी जर्मनी और दूसरी थी जिम्बाब्वे। इन दो कंट्रियों की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ युद्ध चल रहा था और वहां की जो गवर्नमेंट थी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने क्या किया था, ज्यादा करेंसी का उत्पादन कर दिया। और जब ज्यादा करेंसी मार्केट में आ गई छपके, तो उससे क्या हुआ कि उसकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम होने का आशय यह है कि अगर आपको मान लीजिए कि 1 क्विंटल चावल या गेहूं चाहिए, उसके लिए आपको जहां 100 रुपए देना पड़ता था, अब 200 रुपए देना पड़ेगा। तो इसे हम लोग महंगाई के साथ साथ मुद्रा की वैल्यू को घटना कहेंगे। मुद्रा की वैल्यू घटी तभी तो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, वरना 100 रुपए देने पर अगर हमें मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिसकी प्राइस है 500 रुपए, आगे चलकर उसी की प्राइस 1000 रुपए हो जाए तो क्या हुआ, मुद्रा की वैल्यू घटी ना। कि जो वस्तु हमें 500 रुपए देने पर मिलती थी वही वस्तु हमें 1000 रुपए देने पर मिलेगी, तो मुद्रा की वैल्यू घट गई। ठीक, तो ऐसे समझेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, तीसरा पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था अस्थिर। अस्थिर मतलब उलटफेर होता रहेगा, इसमें मुद्रा की कीमत घट जाएगी तो महंगाई बहुत तेजी से भागेगी। ठीक, लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा लेकिन ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक, अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगी, साथ ही सरकार की विश्वसनीयता खो जाएगी। क्या? सरकार की विश्वसनीयता खो जाएगी, पूरी तरह से सरकार की विश्वसनीयता खो जाएगी। इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो विदेशी निवेशक होंगे, देखिए फॉरेन इन्वेस्ट कैसे होता है, जब हमारे मुद्रा की वैल्यू होती है। जब देखिए कोई भी व्यक्ति बिजनेसमैन अगर है और वह इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो वहीं पर इन्वेस्ट करेगा जहां से उसकी इनकम अच्छी खासी हो। लेकिन जिस कंट्री के करेंसी का वैल्यू ही कम हो गया है, मुद्रा का मान ही कम हो गया है, तो उस कंट्री में निवेश करने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इससे कोई भी जो विदेशी निवेशक होते हैं वह उस कंट्री में निवेश करने से बचते हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और उनकी जो पूंजी फंसी हुई है वहां पर उसे निकालने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में आगे चलकर अगर ज्यादा मूल्य की इसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, मूल्य गिर जाएगा, करेंसी का मान गिर जाएगा, तो जो उन्होंने पूंजी लगाई है वह उनकी पूरी तरह से नहीं निकल पाएगी। तो यही है कि अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी, सरकार की विश्वसनीयता खो जाएगी, विदेशी निवेशक निवेश करने से बचेंगे। याद रखेंगे, चौथा पॉइंट करके लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। विदेशी निवेशक ऐसे लिख लो, विदेशी निवेशक नहीं आएंगे, मतलब निवेश करने से बचेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। और यह कंडीशन कब उत्पन्न होती है, ज्यादा से ज्यादा यह कंडीशन खासकर युद्ध के समय उत्पन्न होती है। युद्ध के समय, क्योंकि जो रक्षा संबंधी उपकरण होते हैं, जो हथियार वगैरह होते हैं, उनकी आपूर्ति करने के लिए सैनिकों को करेंसी की जरूरत पड़ती है, मुद्रा की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, युद्ध का समय चल रहा है तो किसी से पैसा ले नहीं सकती, तो वह खुद ही करेंसी की जो छपाई होती है उसे ज्यादा कर देती है। उसे पता रहता है कि हमारी जो करेंसी है इसकी वैल्यू गिरने वाली है, फिर भी प्रेजेंट की जो आवश्यकता होती है, तत्कालिक आवश्यकता जिसे बोलते हैं, उसे पूर्ति करने के लिए करेंसी की छपाई ज्यादा कर देती है गवर्नमेंट, और इससे क्या होता है कि मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। ठीक, तो युद्ध के समय ज्यादा मात्रा में किया जाता है नोटों का निर्गमन। और यह कब कहां हुआ था ये जरूर लिख लेंगे, पूछता है। यह कंडीशन एक बार आई थी जर्मनी में, और जर्मनी में जब आई थी वह टाइम पीरियड क्या था, 1920। उसके बाद जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि 2000 में, सन 2000 में
इन दोनों कंट्रियों में युद्ध चल रहा था। अभी बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग देख लेंगे कि जहां जहां युद्ध चला है वहां यह कंडीशन आएगी। तो ठीक, उम्मीद करता हूं कि चार के चारों आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चे और चार। ठीक, चलिए बात करते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। चीजें बहुत इजी हैं, पढ़ने में भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई असुविधा हो रही होगी। इंटरेस्टिंग है, चीजें तभी याद होंगी जब आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक, कैसे नहीं होगा यार। पहले हम लोगों ने देखा सरकती हुई, दूसरा हम लोगों ने देखा क्या चलती हुई, तीसरा भागती हुई, चौथा हम लोगों ने देखा गैलोपिंग या अतिमुद्रास्फीति। इनका कीमत क्या है, पहले 3% की वृद्धि से बढ़ा, अब यही 3 से आगे जोड़ देंगे, 3 से 10 कर देंगे, 10 से 20 कर देंगे, 20 से 100 कर देंगे। ठीक, तो ये हो गई हमारी गैलोपिंग तक, और सॉरी 20 से 100 तक। हाँ, उसके बाद अब बात करेंगे पांचवा प्रकार क्या है इसका। तो पांचवा प्रकार है संरचनात्मक या मार्ग अवरोधक। लिखेंगे संरचनात्मक या मार्ग अवरोधक। मुद्रास्फीति। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल और बॉटलनेक। ये पूछता है बॉटलनेक, स्ट्रक्चरल या बॉटलनेक इन्फ्लेशन। कई बार मैंने देखा हिंदी में लिख के आ गया कि बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है, मतलब मार्ग अवरोधक मुद्रास्फीति। ठीक, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं है हमें। क्या है, उत्पादों की आपूर्ति में गिरावट। सिर्फ यही है इसका। क्या, जब उत्पादों की आपूर्ति में गिरावट हो, उत्पादों की आपूर्ति में गिरावट आ जाए। समझ रहे हैं, जब उत्पादों की आपूर्ति में गिरावट आ जाए। कैसे, इसमें कंडीशन क्या बनेगी, डिमांड बनी हुई है, सप्लाई कम हो रही है, अर्थात प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो महंगाई बढ़ेगी। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे। यह उस प्रकार की मुद्रास्फीति है जब उत्पादन या आपूर्ति में क्या हो, गिरावट आ जाए। समझेंगे कैसे, चीजें बहुत इजी हैं, बस समझने की कोशिश करेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। चलिए एक नमूना बनाते हैं। कोई व्यक्ति क्या करता है, यह मार्केट जाता है और इसे क्या चाहिए, सौ केजी शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। और जब यह मार्केट में गया तो 100 केजी इसे मिल गई चीनी। ठीक, ऐसे समझेंगे, इसे 100 केजी चीनी की जरूरत थी और 100 केजी मिल गई। अब यहां पर क्या होगा, जो प्राइस होगी, चलिए यहां हम लोग ये भी लिख लेते हैं, प्राइस होगी। प्राइस क्या होगी, इक्वल होगी इस कंडीशन में, जब इसे 100 केजी की जरूरत है और मार्केट में 100 केजी अवेलेबल है। आगे क्या होता है, इस बंदे को है 100 केजी की ही जरूरत। ठीक, लेकिन जो सप्लाई है वह घट के कितनी हो जाती है, 50 केजी। जैसे ही 50 केजी यहां हो जाएगी और डिमांड उतनी ही बनी रहेगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब महंगाई आ जाएगी। आपूर्ति कम हो गई, डिमांड उतनी ही बनी हुई है, आपूर्ति कम हो गई। कल भी हम लोगों ने इसे समझा था, बहुत सही तरीके से समझा था। ठीक, आपूर्ति घट गई, इसकी आपूर्ति क्या हुआ, 100 से 50 हुआ, घट गई, लेकिन डिमांड बनी हुई है। डिमांड जितनी थी उतनी ही बनी हुई है, लेकिन आपूर्ति अर्थात सप्लाई इसकी कम हो गई तो प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। और प्राइस बढ़ना अर्थात क्या कहलाता है, महंगाई। और महंगाई का ही दूसरा नाम क्या है, मुद्रास्फीति। तो जब आपूर्ति में कमी हो उसकी वजह से महंगाई बढ़े तो उसे हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक या मार्ग अवरोधक मुद्रास्फीति या फिर स्ट्रक्चरल और बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो ये चीज याद रखेंगे कि बॉटलनेक
इन्फ्लेशन क्या है? जब आपूर्ति में गिरावट हो जाए, कीमत से मतलब नहीं है इसे। जब आपूर्ति में गिरावट हो गई, किसी भी कीमत, जैसे हम लोग देखते आ रहे थे ना कि कीमत में वृद्धि हो रही थी परसेंटेज के हिसाब से, इसमें कोई बात नहीं कही गई है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जब सप्लाई में कमी हो जाए, सप्लाई में कमी होने का आशय है कि डिमांड उतनी बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि महंगाई आएगी, कीमतों की जो प्राइस लेवल होगा वह बढ़ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि पांचवा आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। बात करेंगे छठे के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को टाइप्स बता रहा हूं ना, कई सारी बुकों में अगर आप लोग पढ़ेंगे या नोट्स में पढ़ेंगे या किसी और कोचिंग संस्थान में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को डिफरेंट मिलेंगी, क्योंकि मैं जो चीजें लिख रहा हूं इसमें से कुछ तो मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेंगी, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि जितना रिसर्च करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मतलब कि मैं एक बुक जो स्टैंडर्ड बुक होती है रमेश सिंह की, आप लोग देख लेंगे, अगर आपके पास होगी, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मिलेगी। रमेश सिंह की जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो, साथ ही एनसीईआरटी और उसके साथ ही जो नोट्स मेरे हैं, इन तीनों को मिक्स करके मैं आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करवाता हूं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी कोचिंग संस्थान में भटकने की जरूरत ना पड़े। आप लोग अपने पास बुक रखें, बुक पढ़ें, साथ में नोट्स। मैं ये कभी नहीं कहता कि केवल मेरा नोट्स पढ़ें। अगर आप लोग छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये बात 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मेरे नोट्स से आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं होता कि क्वेश्चन कहां से आएगा। लेकिन मैं उसी हिसाब से अपनी भी नोट्स प्रिपेयर किया हूं, साथ ही रमेश सिंह की बुक है, तो मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो उसकी एक स्टैंडर्ड बुक, अपना नोट्स, एनसीईआरटी, तीनों मिक्स करके आप लोगों को बताता हूं। तो मैं ये बातें आज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो टाइप मैं आप लोगों को बताया हूं मुद्रास्फीति के, ये सारे टाइप मैंने 8 कलेक्ट किए हैं, 3-4 सोर्सों से मिलाकर 8 कलेक्ट किए हैं, और इन 8 को आप हर कहीं पर भी एक साथ नहीं पाएंगे। अगर अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी आपको मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। काफी सारे नाम अभी ऐसे आएंगे जिनका इंग्लिश में नाम कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, मैं कुछ और लिखूंगा, सही है, बट किसी और बुक में या किसी और संस्थान में आपको दूसरा नाम बताया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है? छठवीं मुद्रास्फीति। जो छठा प्रकार है इसका वह कौन सा है? मर्म मुद्रास्फीति। क्या? मर्म। मर्म मुद्रास्फीति, इसे क्या बोलते हैं? कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन। इसमें क्या किया जाता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। इसमें भी सिर्फ एक पॉइंट ही लिखना है, ऊर्जा और खाद्य वस्तुएं। ध्यान देंगे, ऊर्जा अर्थात एनर्जी और खाद्य वस्तुएं। ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर, ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर बाकी बचे उत्पादों की मुद्रास्फीति, बाकी बचे उत्पादों की मुद्रास्फीति। मतलब क्या है इसका? कि जो ऊर्जा सेक्टर है या खाद्य वस्तुओं का जो सेक्टर है उसमें कीमत बढ़ रही है या घट रही है, कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्शन हैं, उन सब में जो वृद्धि होती है, उनमें जो स्फीति होती है, उसे मर्म मुद्रास्फीति बोलते हैं। मर्म मुद्रास्फीति का सबसे सिंपल डिफिनेशन कि ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को हम लोग अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से हटा देंगे। इनमें कीमत बढ़ रही है या घट रही है, इससे कोई वैल्यू नहीं। इसके अलावा बाकी बचे जितने भी उत्पाद हैं उनकी स्फीति किसमें आएगी? मर्म मुद्रास्फीति में आएगी। 2 पॉइंट याद रखेंगे, ऊर्जा, खाद्य वस्तुएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पर कहती है कि मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, कीमत कब बढ़ रही है कब घट रही है इससे हमें मतलब नहीं है। और बाकी जो चीजें बचती है वह मर्म मुद्रास्फीति में आती हैं। तो मर्म मुद्रास्फीति मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, कई जगह आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये छोटा पॉइंट मानते हैं लोग।
देखिए इसका आशय कि यह पूरी अर्थव्यवस्था से दो प्रोडक्ट को निकाल रही है, एक ऊर्जा और एक खाद्य वस्तु, जो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, क्योंकि छोटी चीजें ही एग्जाम में पूछी जा रही हैं। पढ़ने वाले, पीएचडी करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, एसएससी, बैंक, रेलवे में भी। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की बात छोड़िए, लोग पढ़ते बहुत ज्यादा हैं लेकिन चीजें छोड़ते भी उसी हिसाब से हैं। तो जो चीजें आप लोगों को इजी लगती हैं उस पर जरूर फोकस करेंगे। और ये मेरा रूल आप एक बार अपना कर देखेंगे, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। छोटी चीजें ही पूछता है एग्जाम में। ये चीज कोई नहीं बताता कि मर्म मुद्रास्फीति क्या है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा और वस्तु, खाद्य वस्तुओं को बाहर किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए 7वीं के बारे में बात करेंगे। क्या है? स्थगन जन्य मुद्रास्फीति। स्थगन जन्य, ये जन्म नहीं है, जन्य मुद्रास्फीति। ठीक, अब इसका भी नाम आप लोगों को कई जगह अलग अलग मिलने वाला, लेकिन इंग्लिश इसीलिए लिखता हूं कि चीजें सेम रहेंगी। स्टैगफ्लेशन। क्या? स्टैगफ्लेशन क्या कहलाता है? यह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। और यह क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था स्थगन से गुजर रही हो, बात करूंगा इस पर। जब अर्थव्यवस्था स्थगन से गुजर रही हो, स्थगन से गुजर रही हो। ठीक, साथ ही सरकार नीतिगत परिवर्तन करेगी। सरकार नीतिगत परिवर्तन करेगी, इससे क्या होगा? तत्कालिक तौर पर कीमतों में वृद्धि होगी। क्या? तत्कालिक तौर पर कीमत में वृद्धि होगी। अब कहेंगे सर ये कौन सा चीज है स्थगन जन्य? यही मैं आप लोगों से अब बात करने वाला हूं कि स्थगन एक्चुअल में है क्या। अगर आप लोग समझ गए कि स्थगन क्या है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थगन और प्रतिसार जन्य पढ़ेंगे, तो स्थगन क्या है और प्रतिसार क्या है, अगर इसे हम लोग समझ गए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए साथ में प्रतिसार भी देख लेते हैं, क्योंकि आगे प्रतिसार जन्य पढ़ने वाले हैं। स्थगन से आप लोगों को क्या लग रहा है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रुकी हुई है उस स्टेज पर जिस स्टेज पर है। तो इसका आशय क्या है? अर्थव्यवस्था कब रुकेगी? जब नए उद्योग नहीं लगाए जाएंगे। पॉइंट पर ध्यान देंगे, जब नए उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, साथ ही बेरोजगारी दर में कमी नहीं की जाएगी। चीजें लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। नए उद्योग न लगाए जाएं, बेरोजगारी बढ़ती रहे इत्यादि। मतलब कि कोई भी नया कार्य अगर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं किया जा रहा है तो उसे स्थगन बोलते हैं। और स्थगन जन्य मुद्रास्फीति अब आप लोग समझेंगे कि जब अर्थव्यवस्था स्थगन से गुजर रही है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में नए उद्योग न लग रहे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, कोई भी नया कार्य न हो, तो सरकार नीतिगत परिवर्तन करेगी, तत्कालिक तौर पर कीमत में वृद्धि होगी। अर्थात सरकार इनमें परिवर्तन करेगी और नए उद्योग लगाने की कोशिश करेगी, बेरोजगारी कम करने की कोशिश करेगी, तो इससे कुछ समय के लिए प्राइस बढ़ जाएगी। चलिए प्रतिसार के बारे में बात करते हैं। स्थगन जन्य मुद्रास्फीति सही तरीके से हो गई है, निपट गई। ठीक, चलिए प्रतिसार के बारे में बात करेंगे। प्रतिसार का अर्थ यह है नकारात्मक वृद्धि दर। क्या? नकारात्मक वृद्धि दर। नकारात्मक वृद्धि दर, इसे हम लोग माइनस भी बोल सकते हैं। ठीक, नकारात्मक वृद्धि दर हो, पहले से मौजूद उद्योग बंद हो जाए। नकारात्मक वृद्धि दर तभी ना होगी
पहले से मौजूद उद्योग नष्ट हो जाएं या बंद हो जाएं, कोलैब हो जाएं। ठीक, तो इससे भी बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। यह भी कुछ समय के लिए होता है, नकारात्मक वृद्धि होगी। प्रतिसार देख रहे हैं हम लोग, स्थगन सही तरीके से समझ गए, स्थगन जन्य मुद्रास्फीति। मैं एक काम करता हूं, पहले अब आगे वाली हेडिंग लिख ही देता हूं, आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। 7 हम लोग देख चुके थे, 8वीं देख रहे हैं। 8वीं कौन सी है हमारी, प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। ठीक, उसे हम लोगों ने क्या बोला था, स्टैगफ्लेशन, मतलब कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में जो आगे बढ़ने की उम्मीद है वह रुकी हुई है, कोई नया उद्योग नहीं लग रहा है, बेरोजगारी दर उतने पर बनी हुई है, घट नहीं रही है, तो उसे हम लोगों ने स्थगन जन्य बोला था। लेकिन प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति हम लोगों ने क्या देखा, नकारात्मक वृद्धि दर हो रही है और पहले से मौजूद उद्योग नष्ट हो रहे हैं। इसी चीज पर ध्यान देंगे बस। प्रतिसार क्या कहलाता है कि नकारात्मक वृद्धि दर होगी, पहले से जो उद्योग चल रहे हैं वह नष्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक, तो यही पॉइंट इसमें भी लिखेंगे जो हम लोगों ने वहां लिखा था। क्या, अर्थव्यवस्था प्रतिसार से गुजर रही हो, अर्थव्यवस्था प्रतिसार से गुजर रही हो, ठीक, साथ ही सरकार नीतिगत परिवर्तन करेगी, इसमें चेंज करने के लिए सरकार नीतिगत परिवर्तन करेगी, तो क्या होगा, इससे तत्कालिक तौर पर कीमत वृद्धि होगी, तत्कालिक तौर पर कीमत में वृद्धि होगी। ठीक, तो ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप लोगों को जो ये लास्ट के 2 मैं बता रहा हूं, स्थगन जन्य या प्रतिसार जन्य, स्टैगफ्लेशन और रिफ्लेशन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं कि स्थगन किसे बोलते हैं, प्रतिसार किसे बोलते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, स्थगन, स्थगन के नाम से आप लोगों को क्या लग रहा है, स्थगन मतलब रुका हुआ है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था रुकी हुई है। इसका आशय है नए उद्योग न लगना। अब नए उद्योग न लगने का मतलब क्या है कि बेरोजगारी भी उतनी बनी रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन सोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन, वो बढ़ता रहेगा और उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी दर बढ़ती रहेगी। साथ ही नए उद्योग नहीं लगेंगे तो प्रोडक्शन भी उतने पर ही बना रहेगा। डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई उतने पर रुकी हुई है, नए उद्योग नहीं लग रहे हैं, जो पुराने उद्योग हैं उसी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है वही मार्केट में आ रहा है, तो सप्लाई घटती जा रही है, अर्थात सप्लाई उसी पर रुकी हुई है और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो महंगाई बढ़ेगी। और इसी महंगाई को हम लोग बोलेंगे क्या? स्थगन जन्य मुद्रास्फीति अर्थात स्टैगफ्लेशन। बात करेंगे प्रतिसार किसे कहते हैं? नकारात्मक वृद्धि दर। नकारात्मक वृद्धि दर चालू उद्योग बंद हो गए, चलिए इसे समझेंगे। इसमें हम लोगों ने देखा कि नए उद्योग न लगाना, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से वही रुकी हुई है। लेकिन यह उससे भी खतरनाक होता है प्रतिसार जन्य, मतलब इसमें क्या होता है
कि जो हमारी सप्लाई है, देखिए इसकी कंडीशन क्या थी, मान लीजिए ये है डिमांड, ये है सप्लाई। इसमें क्या था, डिमांड 100 की थी, सप्लाई 100 की हो रही थी। आगे चलकर डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, 200 की हो गई, लेकिन सप्लाई बनी थी उसी पर, 100 पर ही टिकी हुई थी। तो इसे हम लोगों ने बोला क्या, स्थगनजन्य या स्टैगफ्लेशन। मतलब कि नए उद्योग नहीं लग रहे, सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो कंडीशन आती है प्रति साल की, इसमें क्या होता है, डिमांड और सप्लाई, 100 की डिमांड है, 100 की आपूर्ति हो रही है। आगे चलकर क्या होता है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, नकारात्मक वृद्धि होगी, मतलब कि चालू उद्योग बंद हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए उद्योगों से प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्ट, ये जब कम होगा तो यहाँ 50 हो जाएगी, सॉरी 50 हो जाएगी इसका सप्लाई, और डिमांड भी बढ़ जाएगी, डिमांड 100 से 200 हो जाएगी। तो ये जो स्थिति होती है यहाँ बहुत बुरी होती है। इसमें क्या होगा, महंगाई जो हमारी होगी चरम सीमा पर होगी, बहुत तेज बढ़ेगी। समझ रहे हैं क्यों, प्रतिसार का मतलब है नकारात्मक वृद्धि दर, मतलब कि इसमें वृद्धि होगी और इसमें और कमी होगी। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए मैं मार्कर लाता हूं, मुझे मिल रहा है 30 रुपए का, कल को क्या हो, काफी सारे लोग और हैं जिन्हें मार्कर की जरूरत है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और इसकी जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं वो बंद हो गई, 1-2 कंपनियां बची, तो आप बताइए क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी ना इसकी। तो वही चीज है इसमें, प्रतिसार जन्य यही कहलाता है कि मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, डिमांड में वृद्धि हो रही है, बट इसकी सप्लाई कम कर दी गई, कंपनियां बंद कर दी गई। तो इस तरह से हमारा प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति और स्थगन जन्य मुद्रास्फीति भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मुद्रास्फीति के प्रकार आप लोगों को वीडियो के साथ ही याद हो गया होगा। 8 प्रकार मैंने आप लोगों को बताया, और इतना आप लोगों के लिए एनएफ है। आप लोग अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या फिर एसएससी बैंक के हो, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इतना बहुत ज्यादा है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि ये जो हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं कल से ही, इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा क्या है, आज के वीडियो में देखा इसके प्रकार क्या है। कल सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ता है किसी भी क्षेत्र पर। ठीक, तो वो चैप्टर होगा विभिन्न क्षेत्रों पर इन्फ्लेशन का प्रभाव, अर्थात मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो चलिए एक बार जितने भी लोग हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।